हाँ जी दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएफडी की ओरिएंटेशन, बीएफडी दिसंबर 2024, राइट। दिस सेशन इज़ फॉर दोज हु मिस्ड द फर्स्ट ओरिएंटेशन सेशन जो लास्ट संडे को हमारा हुआ था। आज हम उसी का एक ब्रीफ रिकैप करेंगे, थोड़ी सी नई बातें करेंगे कि द आइडिया ऑफ दिस सेशन इज़ कि कैसे हाउ डू वी बेस्ट प्रिपेयर फॉर दिस सब्जेक्ट इन एन एफिशिएंट एंड स्मार्ट मैनर, और हम कैसे अपनी स्टडी पैटर्न को लेके चलेंगे, क्या टूल सेट्स अवेलेबल हैं, तरीक़ाकार क्या होगा, हम कैसे पोर्टल को यूज़ करेंगे, वेबिनार्स कैसे होंगे, हमारी क्यूरीज़ कैसे आंसर होंगी, व्हाट इज़ दैट वी आर सपोज टू डू, हाउ आर वी सपोज टू स्टडी। ये सारी मोटी मोटी बातें करेंगे सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के बाद। देखिए, जो बीएफडी का सब्जेक्ट है, अब इसकी थोड़ी सी सुध बुध आप लेके आते हैं फ्रॉम कैफ। जब आप पढ़ के आते हैं एनपीवी, आईआरआर, बेसिक्स कुछ इसके पढ़ के आते हैं हम, राइट। तो बेसिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एरिया है जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वगैरह का, ये हमने पढ़ा हुआ है। इज़ दैट राइट? जो दोस्त ऑनलाइन है, चैट बॉक्स में मुझे अपनी प्रेजेंस भी शो करें और कहें येस नो। सो अब ये बीएफडी का सब्जेक्ट अगर आप मुझसे पूछें, एंड आई से दिस क्वाइट ऑफन, कि ये सीए फाइनल का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एंड ये वो सब्जेक्ट है विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ यू रियली वांट टू एक्सेल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, एडवाइजरी साइड पे जॉब करना चाहते हैं, या वैसे भी इवन इफ़ यू वांट टू बी अ गुड ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल। दिस इज़ अ डिसीजन बेस्ड सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट पे हम करते ही डिसीजंस हैं, यू नो। इट्स एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट and you would really enjoy it if you have got two skill sets that we also developed during the course. One is that you should be good at basic arithmetic, और दूसरा you should have some basic good analytical skills. अब मैं इस सब्जेक्ट के अगर आप मुझसे पूछें, मैं पहले सबसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ what are the key learning outcomes. पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करते हैं कि अच्छा सर, इस सब्जेक्ट को पढ़ के एग्ज़ाम पास तो हो जाएगा, सीए कर जाएंगे, लेकिन हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज़ दैट वी विल लर्न? हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे अगर हमने बीएफडी का सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लिया? व्हाट इज़ दैट वी विल बी एबल टू डू प्रैक्टिकली, राइट? हमारी क्या स्किल्स डेवलप होंगी? ये हैं वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो किसी भी सब्जेक्ट के डिफ़ाइन किए जाते हैं जब भी उसका सिलेबस बनाया जाता है। तो अगर एक बात तो ये भी कि ये BFD इज़ अ प्रीरेक्विजिट फॉर MSA2, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बट हम क्या करने के काबिल हो जाएंगे? आइए हम देखते हैं। हम इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, अगर हमने पढ़ने पढ़ाने का हक अदा कर दिया तो हम इन्वेस्टमेंट डिसीशंस करने के काबिल हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीशंस, यस, important decisions for any organization. Every year an organization spends some money called CapEx, capital expenditure, कि मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं या ना करूं, ये फैक्ट्री लगाऊं या ना लगाऊं, हाँ, ये इन्वेस्टमेंट करूं, ये प्लांट एंड मशीनरी परचेज करूं ना करूं, हाँ, इस इंडस्ट्री में जाऊं ना जाऊं, ये इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये डिटरमिन करने के आप काबिल हो जाएंगे, राइट। किसी भी बिजनेस, किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी पहले फाइनेंशियल वायबिलिटी असेस होती है। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी, इकोनॉमिक फीजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस करने के आप काबिल हो जाएंगे। और गिवन मल्टीपल ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, विच वन इज रिलेटिवली बेटर? इफ यू हैव गॉट 4, इफ यू हैव टू पिक ओनली 2 or 3, विच वन टू चूज, विच वन टू लूज, किसको छोड़ दें, किसको प्रायोरिटाइज करें, ये प्रायोरिटाइजेशन करने के भी आप काबिल होंगे, राइट। सो दैट्स द फंडामेंटल थिंग। सेकेंड, जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ लें और हम इसके पढ़ने पढ़ाने का हक अदा ढंग से कर लें, तो हम फाइनेंसिंग डिसीशंस करने के काबिल हो जाएंगे। हाउ डू वी फाइनेंस? यू नो, हाउ मच ऑफ इट शुड बी इक्विटी, हाउ मच ऑफ इट शुड बी डेट, यू नो, शुड कंप्लीटली इक्विटी फाइनेंसिंग कर लें, कंप्लीटली डेट फाइनेंसिंग कर लें, मिक्स ऑफ डेट इक्विटी करें, डेट में अच्छा लीज ले लें, बैंक लोन ले लें,
TFCs इशू कर दें, व्हाट इज द राइट कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मिनिमाइज करें, ये फाइनेंसिंग डिसीजंस करने के हमें काबिल हो जाना चाहिए। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट करने के काबिल हो जाएं, खतरों को पहचानना, बहुत सारे खतरे हैं राइट, स्पेशली हमारे मुल्क में तो ये बहुत ज़्यादा है, एक्सचेंज रेट रिस्क। हाँ, एक्सचेंज रेट रिस्क की एडवर्स मूवमेंट, एक्सचेंज रेट की, इंटरेस्ट रेट रिस्क, शेयर प्राइस, फेयर वैल्यू रिस्क वगैरह वगैरह। इन खतरों को पहचानना और इन खतरों को पहचान के उनके अगेंस्ट अपने आप को हेज या प्रोटेक्ट करना, मिटिगेट करना उन रिस्क को, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हेजिंग कहते हैं, हेजिंग, ये रिस्क मैनेजमेंट करने के हम काबिल हो जाएंगे, हमें हो जाना चाहिए अगर हमने ढंग से पढ़ा सब्जेक्ट और पढ़ने पढ़ाने का हक अदा किया राइट। सो दैट्स व्हाट इज फॉरेक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, यू नो। डिविडेंड डिसीजंस, हाँ, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, यू नो, उस प्रॉफिट को कितना अपने पास रिटेन करें, फ्लो बैक करें फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, कितना पे आउट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, इज अ डिसीजन दैट अ कंपनी हैज टू टेक पीरियोडिकली। हर क्वार्टर नहीं तो हर हाफ ईयर, हर ईयर एंड पे तो आपको ये डिसीजन करना है। क्या ये ऐसे ही CEO और CFO बोर्ड के ख्वाब में आए उस बेसिस पे हो जाएगा, या ये इस बेसिस पे होगा कोई पॉलिसी डॉक्ट्राइन, कोई थॉट प्रोसेस, उसकी बेसिस पे ये फैसले होंगे डिविडेंड डिसीजंस। कितना प्रॉफिट रिटेन करें, कितना पे आउट कर दें, पे आउट करें तो कितना करें, ये डिविडेंड डिसीजंस। और आप देखें सब डिसीजंस करने के काबिल हो जाए हम। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। A typical distinction between this financial management या financial decision making, business finance and the accounting is an example of a bank treasury. आप में से I'm not sure how many of you have been exposed to it, but if you go to a bank treasury, you have got a front office, कुछ में फिर मिडिल ऑफिस होती है और फिर बैक ऑफिस होती है। सो प्राइमरीली देयर इज अ फ्रंट ऑफिस एंड देन देयर इज अ बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस वो है जो ये फैसले करती है, जो ट्रेडर्स बैठे होते हैं, डील्स कर रहे होते हैं, डिसीजंस कर रहे होते हैं, मनी प्लेस करते हैं, यू नो, चाहे वो मनी मार्केट के, फॉरेक्स टैक्स डेस्क के डिसीजंस कर रहे होते हैं, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। और जब वो सब कुछ कर लेते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो बैक ऑफिस करती है कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हेज अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है तो इसको हेज अकाउंटिंग के तौर पे ट्रीट करें, नहीं करती तो इसको नॉर्मली करें, और इनको कहाँ बुक करें, एसेट कैसे बुक करें, लायबिलिटी कैसे बुक करें, वो बैक ऑफिस है, वो सिर्फ रिकॉर्डिंग है। सो इंडीड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। डिसीजन मेकिंग तो यहाँ हो रही है। ऐसे ही है ना भाई, आप CFO बन ही नहीं सकते इफेक्टिव फाइनेंस मैनेजर जब तक कि आप ट्रेजरी हैंडल ना करें, जब तक कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनको एवेल्युएट करना ना सीख लें। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपको नहीं आती, इट्स अ प्री रेक्विजिट। इवन इफ यू हैव टू बी अ गुड ऑडिटर और अ गुड इंडस्ट्री प्रोफेशनल, यू हैव टू बी गुड एट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड इन दिस सब्जेक्ट ना सिर्फ हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन भी करवाएं, बल्कि आपको प्रैक्टिकली भी जो है ना ये सारी बातों का एक्सपोजर दें, राइट। तो अब और इसके अलावा भी डिसीजंस हैं। अब अगर मैं आपको सब्जेक्ट का सिलेबस का ब्रॉड ब्रेकडाउन दे दूं तो आप देखेंगे ये सारे सिलेबस के आउटकम्स, सिलेबस का ब्रेकअप है वो इन्हीं आउटकम से लिंक्ड है, यू नो। ये 4-5 अब आप देखें इसमें सब हम डिसीजंस कर रहे हैं, ऑल डिसीजन मेकिंग। ये सब्जेक्ट है ही एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट। मैं ऐसे कहता हूँ दिस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आई विल टॉक अबाउट अ बिट मोर लेटर ऑन। ये एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का सब्जेक्ट है। इसमें हम नॉलेज बोरो करेंगे QT से, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, मैथ से, स्टैट से, टैक्स से, अकाउंटिंग से, इन सब की नॉलेज बोरो करेंगे और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, राइट। अब इसको देखते हुए अब अगर मैं सिलेबस का ब्रेकअप करूं, सिलेबस ब्रेकअप, और मैं सिलेबस को मोटे मोटे एरियाज में ब्रेक कर दूं, ठीक है। तो मोटे मोटे सिलेबस के एरियाज क्या हैं? 1, पहला अगर आप कहें बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल,
इसमें है बेसिक्स जो आप पढ़ के चुके हैं, एनपीवी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, एनपीवी, आईआरआर, यहाँ हम और भी पढ़ते हैं एमआईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर, फिर उसके बाद सेंसिटिविटी, कैपिटल राशनिंग, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजंस एंड सो ऑन। इसी में ही है, लेकिन हम पढ़ते सेपरेटली है लीज और बोरो डिसीजंस। ये फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं बेसिक, ये भी इसी एरिया का है लेकिन हम उसे सेपरेटली पढ़ते हैं। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में क्या कर रहे हैं, बेसिक ये क्या सीख रहे हैं, इन बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। फिर दूसरा हमारा बड़ा एरिया है एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसी सीक्वेंस से हम इस कोर्स को भी पढ़ते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस, राइट। एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसमें क्या है, इसके अंदर आपको सारी वो जो वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, बहुत ही बेसिक्स, यहाँ बेसिक अर्थमेटिक्स से लेके हम ये सारा पढ़ते हैं, ये सारा यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। कुछ चीजें आपने पढ़ी हुई हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। यहाँ पर आता है असल वैक, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, रिस्क रिटर्न थ्योरीज, इसमें सब आ गया, एमएम थ्योरी, ट्रेडिशनल, सीएपीएम मॉडल्स, डीवीएम, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, ये सारी चीज़ें यहीं पढ़ रहे हैं हम इसी वैक के अंदर। खैर ये डीवीएम तो यहीं आ गया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल एक्सेट्रा, ठीक है जी। वैक आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, रिस्क रिटर्न थ्योरीज ही कर देता हूँ मैं, एक ट्रेडिशनल एक एमएम थ्योरीज है, यहाँ पोर्टफोलियो थ्योरी, फिर उसके बाद रिस्क एडजस्टेड वैक। ये मैं अभी आपकी विंडो के लिए खोल रहा हूँ, ये सब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, मैं सिर्फ मोटी मोटी फ्लेवर दे रहा हूँ आपको। एपीवी, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम सारा एडवांस यहाँ पढ़ते हैं। तो अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ हम एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस, यहाँ हम पढ़ रहे हैं बेसिक इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, यहाँ पढ़ रहे हैं एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट। तो ये दोनों लिंक्ड हैं इन दो से। फिर एक हमारे पास टॉपिक आता है शेयर वैल्यूएशन टेक्निक्स एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, इन्हें हम M&A ट्रांजैक्शन कलेक्टिवली कहते हैं, M&A। इनमें भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन एक में के अंदर क्लासिफाई होता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, मैं कंपनी को अक्वायर करूं या ना करूं। और ये इतना इंपॉर्टेंट एरिया है आपकी फर्म्स के अंदर। M&A ट्रांजैक्शन एडवाइजरी जो सेक्शंस होते हैं वो यही तो कर रहे होते हैं, ड्यू डिलिजेंस, शेयर वैल्यूएशन, M&A की ट्रांजैक्शन की जो डील्स होती हैं वो ये डील्स एडवाइजरी या ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सेक्शन यही तो कर रहा होता है, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है ये। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, आप जाएं आज ओरेकल, एक कंपनी है ना ओरेकल, ERP की अमेरिकन, SAP जर्मन कंपनी है ERP की बड़ी, इनकी ज़रा ग्लोबल बैलेंस शीट उठाएं, नेट पे अवेलेबल है। SAP की यूरो में मिल जाएगी, इसकी डॉलर में मिल जाएगी। इनकी जब आप बैलेंस शीट्स देखेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स हैं, उनमें आप दो मोटे एसेट्स देखेंगे, तो एक होगा कैश एंड बैंक और दूसरा क्या होगा, इनका जो एक दूसरा मेजर एसेट्स में आप देखेंगे एक मेजर एसेट मिलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और दूसरा गुडविल। अब आपने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, आपको पता है गुडविल बैलेंस शीट में कब आती है। गुडविल आती है जब अकाउंटिंग लैंग्वेज में बिजनेस कॉम्बिनेशन होती है या M&A ट्रांजैक्शन हमारी लैंग्वेज में होती हैं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल अपनी कंपनी की गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आ सकती। गुडविल इज द डिफरेंस ओवर एंड अबव दैट यू पे फॉर द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दैट यू एक्वायर। तो बिलियंस 25-25, 30-30 बिलियन यूरो और डॉलर्स की आपको मिलेगी इसके अंदर गुडविल, राइट। विच मीन्स व्हाट, इन कंपनीज के अंदर इतने बड़े बड़े सेक्शंस होते हैं
जिनका काम ही ये होता है, ये जाते हैं एंड देन दे आइडेंटिफाई पोटेंशियल टारगेट्स, वो नन्हे बच्चे, वो स्टार्टअप्स, वो कंपनीज जो कि बड़े होकर उनको आंखें दिखाएं, पहले से जाके उनको एक्वायर कर लेते हैं वो, यू नो, एंड दे पे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर दैट, दैट्स व्हाट इज क्लासिफाइड एज गुडविल, यू नो. सो दिस M&A इज सच अ बिग एरिया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की M&A ट्रांजैक्शंस होती हैं. ये पढ़ेंगे हम, इसके फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, क्यों M&A होती है, और सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, यू नो. एंड देन ऑफ कोर्स एग्जाम फोकस, एग्जाम की तैयारी तो करानी है बट क्या आपके विजन को थोड़ा बड़ा भी करना है, सो दैट यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ द प्रैक्टिकल लाइफ वर्क्स इन दिस एरिया, यू नो. तो अपने शौक के लिए अभी ओरेकल या SAP की, बल्कि मैं ग्रुप पे डाल भी दूंगा, ज़रा बैलेंस शीट देखिएगा, उसमें देखिएगा कितनी गुडविल आ रही है, वहाँ से अंदाज़ा होगा. तो ये एक बहुत बड़ा एरिया है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. मैं अगर अभी इनकी एग्जाम परसेंटेजेस लिखूंगा, इनको हम कलेक्टिवली साथ पढ़ते हैं, क्योंकि इन एवरी M&A क्वेश्चन देयर इज शेयर वैल्यूएशन का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है. तो शेयर वैल्यूएशन इन M&A को हम कलेक्टिवली एक बड़ा एरिया कहते हैं. लीज और बोरो पढ़ते बाद में है, इसके बाद पढ़ते हैं, लेकिन है ये इस बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का हिस्सा, क्योंकि समझ में बेहतर बाद में आता है. इसमें हम फैसले कर रहे होते हैं, इट्स अ प्योरली फाइनेंसिंग डिसीजन कि क्या मैं एक एसेट को लीज पे ले लूं या बैंक से बोरो करके उसे एक्वायर करूं. सो इट्स लीज वर्सेस बोरो डिसीजन. फिर एक एरिया है हमारा जिसे हम कहते हैं फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग. फॉरेक्स एंड रिस्क हेजिंग, इसके अंदर बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स, एक्सचेंज रेट के फंडामेंटल से लेके हेजिंग की कॉम्प्लेक्सिटीज तक कवर करते हैं. और इसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज रेट रिस्क नहीं, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी कवर करते हैं, शेयर प्राइस रिस्क भी कवर करते हैं, फेयर वैल्यू रिस्क भी, कमोडिटी, ये सारे रिस्क हम यहाँ कवर करते हैं. ये एक बड़ा एरिया है. फिर उसके बाद मैं अदर्स लिख देता हूँ, जिसके अंदर ये सारा आ जाता है, डिविडेंड डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसके बाद रेशियोज एक्सेट्रा, अदर्स का एरिया आ गया. तो इफ यू आस्क मी व्हाट्स द सिलेबस ब्रेकअप एंड एग्जामिनेशन में, दिस पोर्शन जनरली कॉन्स्टिट्यूट, इसको मैं कहूँगा 25 to 35% ये एरिया है. ये एरिया भी समझें आपका इतना ही है, 25 to 35%, राइट. फिर उसके बाद इस एरिया को आप कह लें दिस इज़ लाइक 15% to 20-25%, थोड़ी परसेंटेजेस हेयर एंड देयर आप कर सकते हैं, ठीक है. 15 to मैक्सिमम 20% कर लें, चले, ठीक है. ये है अगेन आपका एरिया जिसको मैं कहूँगा 15 to 25%, और बाकी बैलेंस यहाँ डाल दें आप. तो इफेक्टिवली ज़्यादा टाइम भी हमें यहाँ लग रहा होता है. ये 3 हमारे मेजर बड़े एरियाज हैं, और ये एरिया, इसमें हम सिर्फ डिफरेंट यूज, यही जहाँ की बहुत सारी नॉलेज करते हैं, लेकिन डिफरेंट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में हमें टाइम लगता है, और फिर बाकी बैलेंस आप कर लें जो अदर्स में. दिस इज हाउ यू वुड फाइंड द एग्जामिनेशन कि जो सिलेबस का ब्रेकअप भी आपको तकरीबन इसी तरह से मिलेगा, और द टाइम दैट वी स्पेंड ऑल्सो वो भी इसी तरीके से. वी स्पेंड मोर टाइम ऑन दीज 3 एरियाज देन रिलेटिवली ऑन दिस, एंड देन लीज और बोरो एंड अदर्स. एंड इफ यू सी, this is how this is also linked with your core learning objectives. बेटा इसकी पिक्चर लें और डालें. अब हम आते हैं कि हमने कैसे पढ़ना है, हमारे पास क्या टूल सेट अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल, हम कैसे पढ़ेंगे. ये तो हो गया सिलेबस का ओवरव्यू. दिस इज व्हाट वी हैव टू कवर. इट्स एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. It is a real practical subject. If you want to be a successful finance professional, I mean, these are the things that should be on your tips. अब आइए, हमारे पास क्या टूल सेट्स अवेलेबल हैं, हम अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे. What are the tools that are available to us? बेटा एक ब्लैक मार्कर मंगवा लें एक आध और. हमारे पास क्या टूल्स हैं फॉर प्रिपरेशन, और हम कैसे सिलेबस को कवर करेंगे. तो सबसे फंडामेंटल टूल है हमारा विच इज़ आवर LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, या पोर्टल जो हमारे पास मौजूद है. इज़ द पोर्टल दैट वी हैव, इज़ द LMS दैट वी हैव, राइट. थैंक यू किरण.
इसमें आप जाके देखेंगे जैसे कि अभी उन्होंने ग्रुप पे भी डाला है, आपके पास पूरे चैप्टर्स हैं टॉपिक वाइज। 6 चैप्टर्स अभी उन्होंने अपलोड कर दिए हैं। जैसे एक पहला चैप्टर है डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक्स, एनपीवी, आईआरआर, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने और चैप्टर्स हैं, ये निमरा ने अभी ग्रुप में शायद डाल भी दिया है, लेट मी रीचेक। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स, ठीक है। फिर इसके अपने लेक्चर हैं, इनके नीचे लेक्चर होगा। ये चैप्टर नेम है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड सो ऑन। फिर दूसरा चैप्टर होगा, नंबर 1 है ये चैप्टर, नंबर 2 है सेंसिटिविटी, इसमें एनपीवी आईआरआर के बेसिक्स हैं, कैश फ्लो डिटर्मिनेशन, फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस है। नेचुरली इसके नीचे इसके लेक्चर 1, लेक्चर 2, फिर इसकी सबकी प्रॉपर नेमिंग उसकी हुई हुई है एंड सो ऑन। तो ये कोई 30-35 के करीब आपके पास चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर डिफाइंड है, उसके लेक्चर हैं, उसी के साथ उसके हैंड आउट्स हर एक के रेलेवेंट अटैच्ड हैं। हैंड आउट, हैंड आउट, हैंड आउट, राइट। बेटा मेरे रूम से ले आइएगा बुकलेट्स जो हमारी हैं, वो जो BFD की। सो वी हैव गॉट दीज चैप्टर्स। अब आपको एक्सेस मिल गई, आप जाएंगे, आप वो चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर के अंदर लेक्चर देखेंगे, और लेक्चर प्रॉपर्ली भी मैं इस पर भी आऊँगा कि हमने कैसे लेक्चर्स को देखना है और क्या हमारा स्टडी पैटर्न होगा। तो पहला तो आपके पास ये मटेरियल हो गया LMS पोर्टल, दिस इज नंबर 1, लेट मी कॉल इट 2। इसी के साथ जो नंबर 2 है वो है आपकी हैंड आउट बुक्स, हैंड आउट बुकलेट्स, जिसके अंदर वैसे तो इंडिविजुअल हैंडआउट्स लगे हुए हैं, लेकिन वो फिजिकल बुकलेट्स मैं रिकमेंड करूंगा ज़रूर ले लें। उसमें वो हैंडआउट्स भी हैं, कुछ प्रैक्टिस हैंडआउट्स भी हैं, और भी चीज़ें। तो 4 वो बुक्स हैं, प्लस एक उसमें रिवीजन किट है या फॉर्मूला बुक कह लें आप, ठीक है। तो एक ये 5 जो है आपको मिल जाएंगी। मैं इसे दिखा देता हूँ आपको। जैसे नंबर 1 है ये बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, वॉल्यूम नंबर 1, ठीक है, बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। फिर ये वॉल्यूम नंबर 2 एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ऐसे वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, इस पे सारे हैंडआउट्स हैं, हैंडआउट्स भी हैं, और हैंडआउट्स पूरे ऑर्गेनाइज हैं, इसकी पूरी सीक्वेंसिंग हुई हुई है। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए यू नीड दैट फिजिकल हैंडआउट्स फॉर ईज ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑल। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। फिर क्या है आपके पास नंबर 3, इसी में ही LMS में जैसे ये चैप्टर्स हैं, इनमें जो एक चीज़ है जो पास पेपर्स की प्रॉपर प्रैक्टिस है आपके पास, बल्कि मैं इसी में लिख देता हूँ, इसी LMS में जहाँ आपके पास सब्जेक्ट वाइज चैप्टर्स हैं, वहाँ आपके पास पास पेपर्स के पूरे चैप्टर्स हैं। कोई मेरा ख्याल है 5 या 6 अटैम्प्ट्स, अप्रॉक्सीमेटली 6 अटैम्प्ट्स के पूरे पेपर एक क्वेश्चन बाय सॉल्व किए गए हैं आपकी उसके लिए। वैसे तो इसके अंदर एडिक्वेट प्रैक्टिस है मुख्तलिफ सोर्सेज से, होमवर्क्स भी हैं, लेकिन 6 अटैम्प्ट्स के दिसंबर मेरा ख्याल है जून 2021 से लेके, बल्कि 2020 भी है, 6 से ज़्यादा ही अटैम्प्ट्स होंगी। तो 6 to 7 अटैम्प्ट्स के आपके पास पास पेपर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हैं, ठीक है, ये आपके पास अलग मौजूद है। फिर उसके बाद आ जाएं आप, मैं कर देता हूँ इसे ही, फिर आप ये LMS में ही आपके पास मौजूद है। LMS में ना सिर्फ आपके पास पोर्टल में ये लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड, बल्कि उसी में पास पेपर्स भी हैं, हैंडआउट्स की बुकलेट्स हो गई आपके पास। फिर आपके पास हैं वीकली वेबिनार्स होंगे आपके, जैसे संडे को होगा हमारा वेबिनार। वो वेबिनार क्यों होंगे? ये आपके Q&A, क्वेश्चंस, क्यूरीज आपकी रिजॉल्व करने के लिए। एक तो LMS वैसे ही मौजूद है जिसमें सारे डिटेल्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनकी प्रॉपर लेबलिंग हुई हुई है, हैंड आउट लगे हुए हैं, ठीक है, वो सारा हुआ है। फिर आपके पास ये बुकलेट्स हैं। फिर हम वीकली वेबिनार लेते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आप इस वीक में एटलीस्ट, हमारी आपसे सजेशन होगी, मैं भी और डिस्कस करूंगा, कि 9 से 10 घंटे पढ़ें। पहले जब इन पर्सन क्लासेस हुआ करती थी तो 3 क्लासेस वीक में होती थी ना, 3 घंटे की एक क्लास भी कर लें तो 9 घंटे हो गए।
फिर 2 घंटे आने जाने के लगते थे, आधे घंटे का ब्रेक, तो इफेक्टिवली आप 14 से 15 घंटे इन्वेस्ट करते थे सब्जेक्ट पे। अब हम कह रहे हैं अब तो आप अपनी कंफर्ट ऑफ द होम से, अपने टाइम जोन, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से रात को 2 बजे पढ़ने का दिल चाह रहा है, सुबह फजर के बाद पढ़ें, अपने टाइम जोन के हिसाब से पढ़ें, लेकिन वीकली 9 से 12 घंटे, एटलीस्ट वीकली 9 से 12 घंटे आप ये देखें तो सही, वीकली आपके 9 to 12 आवर्स आप स्पेंड करें। और जो ऐसे नॉर्मली हम वीक में पढ़ते थे, तो फिर आप आए हमारे पास ना वीकली। ये वेबिनार्स मैं हर संडे को लूँगा, मैं थोड़ा सा टॉपिक का ओवर भी दूंगा, लेकिन वेबिनार का ऑब्जेक्टिव आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू देना नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स पूरे डिटेल मौजूद हैं। इन वेबिनार्स का मकसद तो ये है कि आपके जो सवालात हों, आपके जो क्यूरीज हों, वो आप मुझसे डिस्कस करें, अपनी क्यूरीज, अपने क्वेश्चन, अपनी कन्फ्यूजन्स वो दूर करें। एंड डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। इट विल बी पिटी कि अगर आप आधा घंटा अपने कीमती वक्त से ना निकाल के वेबिनार में ना आएँ और अपने सवाल ना पूछें और वो अनआंसर्ड क्वेश्चन आखिर तक कैरी करें। तो यू शुड बी डूइंग। ये चौथी चीज़ है आपके पास। पांचवी चीज़ है, ठीक है जनाब, हम मॉक्स भी लेते हैं, ठीक है। जनरली हम 2 या मैक्सिमम 3 मॉक्स लेते हैं एक टॉपिक के बाद। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मॉक में अटेंडेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग डिसमल होती है, ठीक है। अब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 5 या 6 आएंगे या मैक्सिमम 10 आएंगे अटेम्प्ट करने। अब देखें ये कितनी बड़ी डिससर्विस टू योर सेल्फ है, ठीक है भाई। मॉक फिर बाद में कहते हैं सर वो मॉक का पेपर दे दें, मॉक का सोल्यूशन दे दें। भाई मॉक इज़ नॉट अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक इज़ अ सिमुलेशन ऑफ एग्जामिनेशन। मॉक का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एग्जाम एनवायरनमेंट में आएँ, अपने आप को सिमुलेट करें। योर एग्जाम इज़ एज मच अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स एज अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। और वो मॉक हम 1 नॉच अबव बनाते हैं पेपर के। मैंने नहीं देखा किसी बच्चे ने मॉक क्लियर किया हो और पेपर में फेल हुआ हो, और एक लेवल स्टैंडर्ड अप होता है। तो ये तो आपको सर्विस मिल रही है, इसको हम अवेल नहीं करते। ये भी टूल सेट है आपके पास, 2 to 3 मॉक्स हम करेंगे। फिर इस बार आपके पास एक टीए भी मौजूद है, मैं तो हुई हूँ, एक टीचर असिस्टेंट आपके पास मौजूद हैं, हाशिर साहब आपके ग्रुप्स में हैं। बाद औकात लोग कहते हैं कि सर वो हम व्हाट्सएप पे हमने लिख दिया, उसी वक्त हम प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कभी अगर मैं डिले कर दूं तो हाशिर साहब मौजूद हैं, ही वुड बी देयर टू आंसर यू, ठीक है। आपके पास टीए की सपोर्ट भी मौजूद हो गई 24/7। आप लिखें, ठीक है, जो आपकी कन्फ्यूजन है क्लियर करें, वी आर हेयर। उसके बाद अभी मैं आपको बताऊँगा, यानी मुझे तो दिस इज़ गोइंग टू बी nth नंबर ऑफ अटेम्प्ट दैट वी विल बी कैरिंग ऑन टुगेदर। मैं तो ये 20-22 साल से सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ना, जो सब्जेक्ट के बाकी टीचर्स हैं वो भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल्स भी हैं, सर्टिफिकेट्स भी लिए मेरिट के। तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक मेरिट होल्डर में क्या फ़र्क है, वील ऑल्सो डिस्कस, एंड दैट्स मोर अबाउट डिसिप्लिन, ठीक है। इज़ अबाउट आस्किंग क्वेश्चन, इज़ अबाउट बीइंग अपफ्रंट, कॉन्फिडेंट। तो टीए भी हैं। फिर हम इसमें एक चीज़ और भी कोशिश कर रहे हैं इस बार, जैसे हम इनरिच करते रहते हैं लेक्चर्स, तो साथ में हम ये करें कि हम आपके पास टॉपिक वाइज भी एक ब्रीफ टेस्ट बना दें, सॉर्ट ऑफ सम एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये टॉपिक पूरा हो और आप अपने आप को सेल्फ असेस करें। दिस इज फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो ये सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं फॉर प्रिपरेशन, राइट। अब यू हैव टू बी, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बी, अब आपने क्या करना है एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपको चाहिए डिसिप्लिन एंड फोकस। चलिए मैं फोकस अलग लिख देता हूँ। डिसिप्लिन्ड हो आप, डेली वीकली अपना डेली कोशिश करें एटलीस्ट वीकली 9 to 12 आवर्स की अपनी आपकी ज़रूर जो है ना स्टडी टाइम हो सब्जेक्ट का। फोकस हो आपका, कंसिस्टेंसी हो आप में। अब जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर 1.5 टाइम के हिसाब से नहीं कि सामने फ़ोन रखा हुआ है, पता चला जी फ़ोन के हिसाब से जो है ना वो साथ में फ़ोन भी बज रहा है और 2 मिनट लेक्चर देखा फिर फ़ोन कर लिया। और हम जनरली क्लास में तो ये फ़ायदा हो जाता था ना, आप आए हमने आपको दिया हैंड आउट,
जब भी आपके पास 100-125 घंटे के लेक्चर्स हैं, तो क्लास में 250 घंटे लग जाते थे, 150-250, क्योंकि हमने वहाँ हैंड आउट दिया, आपसे कहा आप सॉल्व करें, 20 मिनट लगाए आपने, फिर हमने डिस्कस किया। अब रिकॉर्डेड लेक्चर में तो 20 मिनट नहीं है, क्वेश्चन मिला, मैं आपसे कहता हूँ कि जी आप इसको पॉज करें, खुद से ऐसे ही सॉल्व करें, अज्यूमिंग यू आर इन द क्लास, सॉल्यूशन देखने से पहले, यू नो। सो यू हैव टू बी फोकस्ड। मोबाइल कर दें बंद, एरोप्लेन मोड पे कर दें, ठीक है, या किसी को दे दें, और 2 से 3 घंटे में ना कोई दिल टूटते हैं ना कोई क़यामत आती है, ठीक है। तो फोकस्ड रहें और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें, ठीक है। देखें, मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, पिछली ओरिएंटेशन में भी कही, आज भी ये मैंने कही थी, द क्वालिटी of class work is equals to the quality of exam work। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि सर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जिसने एक जो है ना लॉरेल्स अचीव किया और नॉर्मल स्टूडेंट में फ़र्क क्या है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं, उनके अंदर यही चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, आज का काम कल पे नहीं छोड़ा, क्लासेस कोई मिस नहीं की, क्लास में फोकस बैठे, क्वालिटी ऑफ क्लास पर जो होमवर्क दिया अगली बार वो करके आए, पढ़ के आए, रिवाइज करके आए, अगली क्लास में तो जो क्वेश्चन से वो फ़ौरन पूछे उन्होंने, ये ना, कैरी नहीं करते गए। आखिर में जाके जब चीज़ 40-50 दिन की एग्जाम लीव आएंगी और अब आपने सब चीज़ें एंड तक छोड़ी हुई हैं, तो आखिर में प्रेशर कुकर बन जाता है, यू नो। आज का काम कल पे नहीं छोड़ा, यू नो, स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा। और ये इंपॉर्टेंट बात, हम प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कागज़ उठाते हैं और एक कागज़ से पता चला एक जो है ना यहाँ लिखा नंबर, अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक नंबर यहाँ लिखा, एक नंबर यहाँ लिखा, एक ही पेपर पे 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ना प्रॉपर वर्किंग की, ना देखा। भाई इट्स नॉट एन MCQ एग्जामिनेशन, यू हैव टू डू दोज कैलकुलेशंस इन दी एग्जामिनेशन। तो ना आपको अपनी टाइम स्पीड का पता है, ना आप प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट मैचिंग नंबर्स। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, बस वही देखा, अच्छा देखें क्या हुआ, अच्छा हाँ ठीक किया है, सर को आता है, हम भी ऐसे ही करेंगे। नो, दैट्स नॉट द वे। मैं इस पर और मज़ीद बात करता हूँ अभी। सो जो क्वालिटी, मैं ये बात कहता हूँ कि अचानक से एग्ज़ाम में जाके हैबिट्स चेंज नहीं हो जाती। जिस स्पीड से आप अभी काम करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर्स के दौरान, उसी स्पीड से आपका एग्ज़ाम में हाथ चलेगा। जितनी सफाई से अभी आप काम करेंगे, वही सफाई एग्ज़ाम में होगी। जितनी कैलकुलेशंस फास्ट आप यहाँ करेंगे, वैसी कैलकुलेशंस वहाँ करेंगे। अचानक से जाके आपकी ना स्पीड बढ़ जाती है, ना क्वालिटी ऑफ वर्क चेंज हो जाता है। तो जैसे आप चाहते हैं एग्ज़ाम में आपकी कॉपी नज़र आए, वैसे ही आज आप क्लास में, घर में ऐसे ही काम करना शुरू कर दें, ठीक है जी। दिस इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, सो दिस इज़ द मिनिमम। और आप वेबिनार अटेंड करें, मस्ट आस्क क्वेश्चंस, अटेंड मॉक अटेम्प्ट करें। ये आपसे रिक्वायर्ड है कि ताली दोनों हाथों से बजेगी। भाई मुझे दोबारा से BFD का पेपर नहीं देना, आपकी सक्सेस ही मेरी सक्सेस है। तो मेरी और आपकी कामयाबी इसी में है जब आप इन सब चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। दिस इज़ द मिनिमम दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू एज ए स्टूडेंट, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट यू टू डू। आप डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, फोकस। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट दीज डेज़। जब पहले रिकॉर्डेड लेक्चर्स आए थे ना, तो हमें लगता था कि रिज़ल्ट बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, लोगों की प्रिपरेशन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तो उनके पास रिसोर्स 24/7 अवेलेबल है। एक लेक्चर एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार तीसरी बार देखें, दोबारा रिवाइंड करके देखें, है ना। यहाँ तो इन पर्सन होता था, एक क्लास मिस हो गई तो अगली क्लास से पहले आपको लेक्चर्स लेना है, तभी तो यू वुड स्टार्ट मेकिंग सेंस, यू वुड कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज इट्स लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स। एक डॉट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ना, सब्जेक्ट एक सीक्वेंस में चलता है। सो इट यूज़ टू बी अ चैलेंज। एक क्लास मिस हो गई तो दूसरी क्लास से पहले आप समझना है सर ने क्या पढ़ाया था। अब हमने कहा अब तो फिर वंस क्लास ख़त्म हो गई, दोबारा आपने सर से वही चीज़, दोबारा आपने लेक्चर रिवाइज करना है। इट वाज डिफ़िकल्ट। अपने नोट्स में अगर आपने नोट्स प्रॉपर नहीं लिए, सो यू आर अनएबल टू रिकॉल कम्प्लीटली। अब तो लेक्चर्स आपके पास आज से लेके एग्ज़ाम दिन तक मौजूद हैं। सो होना तो ये चाहिए था कि प्रिपरेशन बेहतर होती, रिजल्ट्स इंप्रूव होता। इट डिडंट हैपन, बिकॉज जहाँ फैसिलिटी आई वहाँ कंप्लेसेंसी आ गई, डिसिप्लिन एंड फोकस का लॉस हो गया। अब हम देखते हैं, लोग कहते हैं अच्छा लेक्चर्स पढ़े हैं ना, बाद में देख लेंगे।
या लेक्चर्स देखते हैं वो 1.5 और 2 की स्पीड की जल्दी यू नो, और वो प्रैक्टिस जो हम क्लास में करते थे वो प्रैक्टिस की नहीं, जल्दी देखा सर का क्वेश्चन भी अच्छा सर सॉल्व करवा रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक है ऐसे ही करना चाहिए, सर को आता है, हाँ मैं भी ऐसे ही करूँगा, यू नो, looking at something and saying I will do it like this and your ability to do it yourself like that, they are two different things. एक चीज़ को देख के कहना कि हाँ मुझे समझ में आ गया, and then your ability to do it yourself, it comes with practice. So you need both. You need concepts which comes from classes, plus you need adequate practice. और यकीन करें ये बेसिक्स है, आज का काम कल पे ना छोड़ें, मेक ए स्केड्यूल, आज से स्टडी करें इसको, अगर आपने दिसंबर में अटेम्प्ट करनी है, नेक्स्ट जून में करना है, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एटलीस्ट स्टार्ट स्पेंडिंग 9 hours a day. Even then you would be spending less hours than students used to spend जब वो इन पर्सन आके करते थे, कम्यूटिंग टाइम होता था, ब्रेक होता था, टाइम दोस्तों में यहाँ ज़ाया होता था, so you still have a lot of time saved. But what is required is your discipline, is your focus, is your consistency. सोशल मीडिया को बंद करें, कुछ जब आप पढ़ाई कर रहे हो मोबाइल किसी को दे दें, मोबाइल ऑन हो के साथ पढ़ाई होनी बहुत मुश्किल है. इज़ दैट ओके बेटा? इसकी प्रिपेयर इसके लिए फिर मैं अभी एक और बात करता हूँ कि अब आप, ये तो आपसे रिक्वायर्ड है तैयारी करते हुए और क्या चीज़ें करनी है आपने. देखिए हम अवेलेबल हैं आपके लिए, इट इज़ अप टू यू, हाउ डू यू मेक श्योर दैट यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ अस. आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आए व्हाट्सएप में डालें, मैं कह रहा हूँ वीकली वेबिनार अटेंड करें, लेक्चर्स अवेलेबल हैं, हम इन लेक्चर्स में मज़ीद प्रैक्टिस क्वेश्चंस डालते रहते हैं. लास्ट अटेम्प्ट में भी हमने बहुत सारे नए क्वेश्चंस डाले हैं इसमें, और अभी मैं बात करूंगा कि प्रैक्टिस मटेरियल क्या क्या अवेलेबल है, आपने करना कैसे है, विल ऑल्सो टॉक अबाउट इट. तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस बुक्स हैं उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने वैसे ही पिक किए हुए हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है तो ओके लिखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें. ऑल गुड, नो क्वेश्चन, ओके सर, ऑल गुड, ओके, या इफ इट्स ऑल गुड तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब देखें कुछ अहम बातें सब्जेक्ट प्रिपरेशन के हवाले से. ये तो मैंने आपको बताया टूल सेट्स हैं, आपको क्या एट्रीब्यूट्स चाहिए, कितना टाइम स्पेंड करना है, ये बातें कर ली हमने. देखिए मैं थोड़ी सी एक चीज़ एक्सप्लेन करूं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से. आज चूँकि ओरिएंटेशन है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी प्रिपरेशन का बेंचमार्क क्या होना चाहिए. यू नो, पीपल आस्क मी सर कैसे पता चले कि हमने एडिक्वेटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को. एक तो आपके लिए मॉक्स हैं, द बेस्ट वे टू असेस योरसेल्फ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हर टॉपिक में हैं. बट देन हाउ डू आई, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मिनिमम 10 ईयर्स तो मैं रिकमेंड करता हूँ, 8 to 10 ईयर्स, यानी 16 to 20 अटैम्प्ट्स के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है. पास पेपर्स आर योर बेस्ट बेंचमार्क. कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चन इस वक्त रेलिवेंट नहीं है, वर्किंग कैपिटल के जो पहले सिलेबस में होता था वो हमने बताया हुआ है, और क्योंकि अब वो सिलेबस बाद में रैशनलाइज हुआ था, वो हम बाद में करते रहेंगे बातें. लेकिन ये आपका 8 से 10 साल, यानी हर साल में 2 अटैम्प्ट, तो 16 से लेके 20 अटैम्प्ट्स के पास पेपर्स कम से कम करने हैं. जिसकी एक ही पेपर है वो और भी ज़्यादा करें, लेकिन जिसने 2 से 3 पेपर्स देने हैं उसके लिए ये मिनिमम है. और हमने बहुत सारे पास पेपर्स तो आपको करवाए भी हुए हैं. हर टॉपिक के लिए पास पेपर में ना अगर आप देखेंगे तो जनरली मैं बता रहा हूँ आपको 10 से 15% ईजी क्वेश्चंस मिलेंगे, 10% के करीब वेरी हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, और जो ये बैलेंस है ना, जिसे मैं 80% कह रहा हूँ, ये आपको मिलेंगे डिफ़िकल्ट, बस आप कहें नॉर्मल डिफ़िकल्ट, नॉट वेरी इजी, नॉट वेरी हार्ड. ठीक है, इन 80 ना ये आपका बेंचमार्क है, ये बहुत आसान क्वेश्चन, ना ये 10% आपका बहुत ज़्यादा बेंचमार्क है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू हैव मल्टीपल अदर सब्जेक्ट. एक ही सब्जेक्ट है तो मैं कहता हूँ ये भी आपका बेंचमार्क है, आप इसकी भी पूरी तैयारी करें. अब बेंचमार्क ये है कि एक टॉपिक है, लेट सपोज करें एक वैक का टॉपिक है, वैक के टॉपिक को, दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, दिस इज हाउ यू शुड बी, दैट्स अ स्मार्ट वे, देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क, बट देयर इज अ स्मार्ट वे एज वेल दैट एम्पलीफाइज योर चांसेस ऑफ सक्सेस.
अब वैक का एक टॉपिक है, वैक के टॉपिक के अगर 80% ऑफ द पास्ट पेपर्स आपसे 80% ठीक हो जाएं, दैट्स हर टॉपिक के, तो यू आर एट 64%, यू आर वे अबव योर पासिंग बेसिक क्राइटेरिया। हर टॉपिक को पहले इतना प्रिपेयर कर ले, ये तो वैसे ही आपका फोटे हो गया ना, ये तो और ही आसान है। तो इफेक्टिवली यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 90%, यू नो। और क्वेश्चन में छोटी मोटी गलतियां हो जाएं, दैट्स ओके, कोई कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर ना हो। हाँ, अगर ये बेंचमार्क अचीव नहीं हो रहा, लेट सपोज करें आपने लेक्चर्स देख लिए, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हमने, ठीक है, तो आपका या तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, कोई इशू है, या यू नीड मोर प्रैक्टिस देन। फिर जब मोर प्रैक्टिस है तो फिर आप फर्दर प्रैक्टिस किट्स पे जाइए, जिसके अंदर है आपका लेट से ACCA की बुक्स हैं, F9, P4, सीमा के हैं, ICIW का है, प्रोफेशनल स्टेज की एप्लीकेशन लेवल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन ऑथर है टैक्समैन्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, चार्ट फॉक्स लिंच है, इसके 100 क्वेश्चन आंसर्स, ये डिफरेंट प्रैक्टिस मटेरियल्स हैं, है ना। अगर तो 80% वैक के क्वेश्चंस 80% ठीक हो गए, अब आपको मजीद प्रैक्टिस में जाने की जरूरत नहीं है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, अगर ये बेंचमार्क अचीव नहीं हुआ तो लेट्स से फिर आपने कोई 1 या 2 रिवीजन किट की, फिर वापस आ गए आप। पहले तो ये असेस करेंगे हुआ क्या है, गो बैक एंड सी द लेक्चर्स अगेन। जनरली लोगों के साथ मसला क्या होता है, लोगों ने लेक्चर ढंग से नहीं देखे, क्वेश्चन किया और क्वेश्चन करके देखा, अब मैं क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अब आपने क्वेश्चन आया, आपसे कहा, आपने बजाय वो सॉल्व करने के स्क्रीन पे देख लिया कि हाँ ठीक हुआ, मैं भी ऐसे ही करता, और पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस में चले गए। और जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस भी ढंग से करनी है। मैं भी आता हूँ क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी पे। तो कुछ लोगों के जहन में ये है, और ये चंद शायद मैं समझता हूँ इसमें टीचर्स का भी कुछ कसूर है, कहते हैं ये वो 500, हमें तो सीनियर्स ने कहा था, टीचर ने 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। भाई कोई 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है कि ज़रूर मुझे 500 पूरे करना है। अब मैं कुछ मेरे पास रोज आते हैं, सर ने इसमें से ये कर लिए, ये कर लिए, मैं पूछता हूँ पास पेपर्स की प्रैक्टिस की, कहते हैं नहीं सर। तो मैंने कहा बेटा तुमने इंडियन टैक्समैन के एग्जाम में बैठना है, ICW की ICAP के एग्जाम में बैठना है, तुम्हारा बेंचमार्क तो ICAP के पास पेपर्स हैं, पहले डू दोज पेपर्स, अटेम्प्ट दोज पेपर्स। और अगर वो पेपर्स 80% ऑफ द पेपर्स 80% तुमसे ठीक हो रहे हैं, यू आर एट एन एडिक्वेट बेंचमार्क, मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए फिर वापस आओ। जनरली एक पिटफॉल क्या होता है कि जो टॉपिक अच्छा होता है ना उसकी हम प्रैक्टिस में लग जाते हैं, जो नहीं हो रहा होता ना उसको हम आखिर तक पार कर देते हैं, एंड देन इट बिकम द प्रेशर कुकर। डोंट डू दिस। अगर वैक हमसे अच्छा हो रहा है तो हम कहेंगे वैक इससे भी कर लूँ, वैक इससे भी कर लूँ, वैक इससे भी कर लूँ। नहीं भाई, वैक हो गया ना पूरा, या CAPM हो गया ना पूरा, अगर हो गया ठीक है। अगर 80% ऑफ द क्वेश्चन 80% 90% ठीक हो रहे हैं, बट दैट्स ओके, मूव ऑन, यू डोंट नीड एनी फर्दर प्रैक्टिस। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, पहले सारे टॉपिक कंप्लीट करें फिर वापस आए। तो एक बात ये हो गई। दूसरा जो मैं कह रहा हूँ, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, देखें ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पते की बातें बता रहा हूँ, ये 20 साल का निचोड़ बता रहा हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हिंट्स दे रहा हूँ आपको। देखें जनरली लोग क्या करते हैं, a lot of it is behavioral science, you know, your examination में बार बार कह रहा हूँ, as much a test of your nerves as a test of your knowledge। अगले 200 साल तक भी कुछ लोग समझते हैं कि मैं इतने क्वेश्चंस कर लूँ कि जब पेपर आए तो मैं देखा हुआ क्वेश्चन आए। किसी गोल्ड मेडलिस्ट ने ऐसे तैयारी नहीं की, किसी अच्छा स्टूडेंट ऐसे तैयारी नहीं करता, ठीक है। ये गलत सोच है। 200 साल अगले भी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 400 अटेम्प्ट के भी 500 अटेम्प्ट के भी एग्जामिनर पेपर बनाना चाहे, ठीक है, तो उसको इतना इस वक्त क्वेश्चन बैंक मौजूद है, ऐसे कोई सवाल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़ी चेंज हो रही है, MM थ्योरी वही है, CAPM वही है, वैक वही है, क्वेश्चन का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आना चाहिए और ये सलाहियत होनी चाहिए कि नए स्टाइल का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन समझ के मैं उस कॉन्सेप्ट, उन फॉर्मूला, उन लॉजिक को अप्लाई कर लूँ। ये है प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव। प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं इतनी प्रैक्टिस करूँ कि एग्जाम में मुझे देखा हुआ क्वेश्चन नजर आए। नो, भले अनदेखा क्वेश्चन हो, मेरे अंदर इतनी सलाहियत हो कि मैं नए क्वेश्चन को देख के उसे अटेम्प्ट कर सकूं और प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल्स वही अप्लाई कर लूं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वैक का फॉर्मूला वही है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वही है, CAPM वही है, फॉरेक्स के हेजिंग के फंडामेंटल्स वही है, उन्हीं को अप्लाई करना है। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए वो माइंडसेट क्या ज़रूरी है, क्वालिटी। जनरली जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना,
तो हमारा तरीका ये होता है कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आधा सॉल्व किया, आधा देखा, आगे बढ़ गए, ये प्रैक्टिस नहीं होती। या जैसे मैंने कहा एक कागज़ पे उठाया, इधर एक फिगर लिखी, इधर फिगर लिखी, भाई ये फिगर मैचिंग का इम्तिहान नहीं है, आपके प्रोसेस के इस मार्क्स हैं। 4 फिगर गलत भी हो गई ना अगर कैलकुलेशन में, और आपके प्रोसेस स्टेप्स ठीक हैं, आपको उनके सबके मार्क्स मिल जाएंगे ना। सो इट्स नॉट अबाउट जो है कि मैचिंग नंबर्स, इट्स नॉट एन MCQ पेपर। तो आपके प्रोसेस के स्टेप्स एंड लॉजिक सारे ठीक होने चाहिए। तो कमिंग बैक ऑन, एक तो आप ढंग से सॉल्व करें, दूसरा अगर कहीं आप अटक गए तो इमीडिएटली डू नॉट गिव अप कि मुझे नहीं आ रहा, अच्छा मैं देख लूँ कैसे हुआ है। नो, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। एंड देन नहीं हुआ, उसके बाद भी जहन पे जोर डाला और नहीं हुआ, नहीं हो रहा, फिर जब आपने देखा तो ट्राई टू फिगर आउट व्हाई यू आर नॉट एबल टू डू इट, रादर देन देख के अच्छा हाँ ठीक है इसने ऐसे किया, मैं आइंदा ऐसे करूँगा। दैट्स नॉट द एंड। आप ये सोचें कि मैं ये क्यों नहीं कर सका, क्या मेरा कोई कॉन्सेप्ट इशू था, मैंने क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंशन का इशू था, मैंने क्वेश्चन सही रीड नहीं किया, मैं कोई फिगर मिस कर गया, मैं कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर गया, व्हाट वाज द इशू। अंटिल यू आइडेंटिफाई द इशू एंड रिजॉल्व इट, दैट्स नॉट अ क्वालिटी प्रैक्टिस। और ऐसी क्वालिटी प्रैक्टिस में आप 250 क्वेश्चन कर लें, 300 वो बहुत है, रादर देन 500 करें विदाउट क्वालिटी। सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्वालिटी, राइट। Yes. So this is, I think, important point is quality में ऑटोमेटिकली 2 चीज़ें और आ गई। एनालिटिकल स्किल्स आपकी खुद ही नाश होंगी जब आप क्वालिटी तरीके से करेंगे, और अर्थमेटिक स्किल्स। तो ये आपकी हमने ओवर अ पीरियड कोशिश भी की है डेवलप करने की, ये आप कॉन्शियसली डेवलप भी करें क्वालिटी प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप देखेंगे तो मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा, मैंने बहुत बेसिक्स की भी बातें की हुई हैं, एन्युटी फार्मूला की डिस्कशन की हुई है, ये कहाँ यूज़ होता है, ग्रेड 8 का फार्मूला है, इसको ठीक यूज़ करने का तरीका है, एन्युटी ड्यू क्या है, नॉर्मल एन्युटी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूला की बातें की हुई हैं, परपेचुटी के फार्मूला की फंडामेंटल्स की डिस्कशंस की हुई हैं। क्योंकि इट किल्स मी व्हेन आई कम टू नो एंड व्हेन आई नोटिस कि हमारे फाइनल लेवल पे बच्चे इस फार्मूला को गलत ना यूज़ करके जो है ना अपने बड़े कीमती मार्क्स कटवा देते हैं। कैन यू इमेजिन, आई हैव इवन सीन, MM थ्योरी की इक्वेशन है, मैं अक्सर कोट करता हूँ, ये करके आ गए एग्जाम में। तो यू शुड बी गुड एट नंबर्स एंड दोज नंबर स्किल सेट हम कोशिश करते हैं, अपने कोशिश की है प्रैक्टिस के थ्रू और कॉन्शियसली आपकी इन्हांस करने की। दूसरी एनालिटिकल स्किल्स, ये भी कोशिश की है कि एनालिटिकल, क्योंकि सब्जेक्ट सारा जैसे मैंने पहले कहा क्या है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट भाई। तो इसके लिए एनालिटिकल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा एनालिटिकल स्किल्स की, एंड देन उसके बाद हम कंक्लूजन पे जाएंगे। बेटा इसकी भी तस्वीर लें और डालें, इस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और ये हमने कोशिश की है, इट किल्स मी, बाद औकात मैंने ऐसे भी देखा तो कैसे हमारा सब्जेक्ट तो पास हो गया लेकिन हमारे बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। एनालिटिकल प्रैक्टिकली लोग फिर आके क्वेश्चन पूछते हैं, क्वालिफाई हो गए कि सर ये बताएं ये हम कैसे कह रहे हैं प्रैक्टिकली। इट किल्स यू कि भाई इन्होंने सब्जेक्ट कैसे पढ़ा और किसने पढ़ाया। तो दिस सब्जेक्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हमने बात कर ली एनालिटिकल स्किल्स की, अरिथमेटिक की, क्वालिटी प्रैक्टिस की, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। मैं एक छोटी सी, अक्सर लोग मुझे पूछते हैं सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल स्किल्स। और जनरली मैं पहली क्लास में ये एग्जांपल देता हूँ विच आई विल ऑल्सो रिपीट टुडे, कि मैं NRV स्टॉक्स की, NRV फिनिश गुड्स की, स्टॉक्स की, फिनिश गुड्स की, NRV की एग्जांपल देता हूँ। क्या दोस्त जो सारे ऑनलाइन हैं मुझे बताएंगे व्हाट इज़ NRV एंड व्हेन आर स्टॉक्स रिटन डाउन टू NRV IS2, जो बेसिक्स है पहले जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स, व्हाट इज़ NRV एंड व्हेन आर स्टॉक्स रिटन डाउन टू NRV, कैन यू राइट डाउन फॉर मी। लिखें चैट बॉक्स में व्हाट इज़ NRV एंड व्हेन आर स्टॉक्स रिटन डाउन टू NRV, बताएं। शान साहब, अली साहब, हाफिज साहब बताइए। अल्लाह
When are stocks written down to NRV? NRV is the net amount to be realized, yes, net realizable value. And when are stocks? When the cost is higher and NRV is low, yes, stocks are written down to NRV when NRV is less than cost. That's right. You know, that's a typical accounting knowledge, right? And when we will apply it to financial management, हम NRV को कैसे define करते हैं? NRV is estimated selling price minus estimated cost to sell. Right? Everything is estimated until it happens. And then cost is को हम कहते हैं estimated selling price minus estimated gross profit, GP. You know? But this is all knowledge. This is basic knowledge. ये आपकी knowledge का एक और आ गया. अब अगर मैं इसमें एप्लीकेशन और ऐड करता जाऊं तो दिस वुड बिकम्स माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल. एवरीथिंग इज एस्टिमेटेड ऑफ कोर्स अंटिल हैपन, तो मैं एस्टिमेटेड को मिस कर देता हूं. या सेलिंग कॉस्ट कहें या कॉस्ट टू सेल कहें इज माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ये माइनस माइनस हटाएं. इन इक्वालिटीज़ की ब्यूटी ये है कि आप इनकी साइन, ये अगर आप साइन चेंज करें तो इसकी शक्ल चेंज हो जाती है. कॉस्ट टू सेल कहें, सेलिंग कॉस्ट कहें, are greater than GP. So one natija, one conclusion from this is that stocks finished goods में तब write down होंगे when your selling costs are greater than your gross profit. Either the gross profit is negative or the gross profit is so low that it cannot cover your selling costs. अब this is, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है ना, ये एप्लीकेशन है उस नॉलेज की जो हमने मुख्तलिफ, इसमें अकाउंटिंग की नॉलेज भी आ गई, इसमें अर्थमेटिक की नॉलेज भी आ गई. फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम यहाँ फ़ैसला करते हैं आके. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर होगा तो उसने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी होगी सेलिंग कॉस्ट और जीपी, और कहा जाएगा कि बताइए क्या करेंगे इन स्टॉक का, किसको राइट डाउन करेंगे किसको नहीं. चलो तो ये डिसीजन आएगा. अब अगर आप एप्लीकेशन ओरिएंटेड नहीं हैं, जो कि हमारी इस पूरे लेक्चर्स में और पूरे सब्जेक्ट में हमने कोशिश की है कि वो एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप की जाए, आपको डिफरेंट तरह के सवालात कराए जाएं, इस तरह की मैथमेटिकल चैलेंजेस भी उसमें हमने दिए हैं आपको कि ये डेवलप हो. ये वैसे भी प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सब्जेक्ट के लिए तो है ही है. अगर हम नॉर्मल माइंडसेट के साथ चलेंगे ना तो हम कहेंगे वो क्वेश्चन पूछ रहा है एनआरवी का और उसमें सेलिंग प्राइस तो दी ही नहीं, हालांकि ये सब एप्लीकेशन है वहीं से फ्लो कर रहा है. तो वी हैव टू ब्रेक दिस व्हाट आई कॉल द नॉलेज का जो बैरियर है, एंड वी नीड टू स्टार्ट एप्लीकेशन, एंड दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड कॉन्शियसली in the course, in the recorded lectures and in the practice questions, and that's the winning strategy for examination. That's the smart and efficient strategy. Is that okay? आप देखते हैं ये जो क्यों जो डिफरेंट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके एंट्री टेस्ट में भी एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं. IBA लम्स के टेस्ट में आप देखें ये आपके एनालिटिकल स्किल्स असेस करते हैं, दे आर लाइफ स्किल्स, और इस सब्जेक्ट में ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू ऑलरेडी हैव गुड एनालिटिकल स्किल्स एंड अर्थमेटिक यू वुड रियली एंजॉय. इफ़ यू डोंट हैव, डोंट वरी, वी हैव ट्राइड टू डेवलप दोज स्किल्स, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू हैव टू सी द लेक्चर्स कम्प्लीटली एंड यू हैव टू फॉलो जो आपको प्रैक्टिस क्लास में करवाई गई है. आई होप इट्स ओके. इज़ दिस क्लियर टू एवरीवन? अब आई एम डन. अब आपके कोई भी सवालात हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. दिस इज़ अ शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट ओरिएंटेशन. Any question, any confusion, anything about study plan if you have in mind, please ask. जी शान, देखिए MSA जो है ना, MSA 2 में आपकी ये जो बिज़नेस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कह लें और BFD दोनों है. BFD का पेपर आहिस्ता आहिस्ता उसी पैटर्न पे है. अच्छा, BFD की जो थ्योरी है ना उसके लिए कोई सेपरेट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है आपकी. वो कॉमन सेंस थ्योरी है, वो आप ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन हमने प्रैक्टिस में कवर की है. कहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि राइट एन एसे ऑन जो है वो MM थ्योरी, राइट एन एसे ऑन ट्रेडिशनल थ्योरी. वो इसी SPM स्टाइल जो है ना होती है, या BFD की एनालिटिकल स्टाइल जो है ना वो थ्योरी होती है. सो
देयर इज़ एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट इट, ठीक है। और आपको वो एडिक्वेटली हम कोशिश करते हैं टू अ मेजर एक्सटेंट, जब आप साथ में नेचुरली अपनी स्टडी टेक्स्ट भी पढ़ते हैं तो यू एडिक्वेटली कवर फॉर इट। थ्योरी वैसे भी आपके सब्जेक्ट में जो भी इस वक्त कंपोजिशन पिछले 2-3-4 अटैम्प्ट से जो हमने सॉल्व भी करवाए हैं, पूरा एक्सप्लेन भी किया है पास पेपर कि 80-20 रेशो में है, तो हम स्पेसिफिकली उसको डिस्कस भी करते हैं। पिछले 6-8 अटैम्प्ट्स में किया है कि कैसे उसको आंसर करें। और ये बात हम कहते हैं अक्सर कि जनरली पीपल लूज़ इजी मार्क्स बिकॉज जब वो नॉर्मल क्वेश्चंस पास पेपर्स भी कर रहे होते हैं तो न्यूमेरिकल कंपोनेंट करते हैं, थ्योरी को डिस्कस ही नहीं करते। उसी वक्त थ्योरी का आंसर करके और उसी के पॉइंट्स लिख के आपको उसी वक्त पास पेपर से अपना कंपैरिजन भी करना है, और ये हमने करवाया भी है। सो इफ़ यू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली एज वी हैव डन, इट शुडंट बी एन इशू एट ऑल। इज दैट ओके शान? इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम SPM, ये हमारे BFD के ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड नॉट वेरी डिफिकल्ट, राइट। एनी अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड्स? So we adequately cover for that theory when we prepare accordingly. ये प्रॉब्लम उन आपके दोस्तों के साथ हो रही होगी जनरली जिन्होंने थ्योरी को सेपरेटली रखा होगा पार करके, और जब प्रैक्टिस के दौरान थ्योरी को ढंग से नहीं देखा होगा। अदरवाइज़ जब हम सॉल्व करवाते हैं तो हम एक एक थ्योरेटिकल कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसमें ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट आप लिखेंगे, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। दैट्स हाउ यू प्रिपेयर। हमने कोई रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि वर्डिंग्स तो आप अपनी यूज़ करेंगे बट यू नो हाउ टू आंसर एज पर द सिनेरियो, और उसमें क्या लॉजिकल पॉइंट्स हैं टॉपिक वाइज जो आप इंक्लूड कर सकते हैं और कौन से हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। दिस इज़ व्हाट वी डिस्कस। एनी अदर क्वेश्चन माय फ्रेंड्स? देखें, एक बात और भी याद रखें, नो क्वेश्चन इज़ एन एब्सर्ड क्वेश्चन, नो क्वेश्चन इज अ स्टूपिड क्वेश्चन। स्टूपिडिटी या एब्सर्डिटी ये है कि हमारे जहन में क्वेश्चन हो हम ना पूछें, हम तो सीखने आए हैं। आपका राइट है, आपके जहन में जो क्वेश्चन आए पूछें, मेरा फ़र्ज़ है आई शुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस। तो प्लीज़ फील फ्री, कोई झिझक ना रखें। हाँ, कुछ पिछली बार भी किसी ने पूछा था स्टडी जो बुक्स, अब BFD में आपको बुक्स अलाउड नहीं है। वैसे भी किसी भी कैलकुलेशन बेस्ड जनरली सब्जेक्ट में बुक्स अलाउड नहीं होती। तो बुक्स अगर अलाउड भी होती थी पहले तो वो मोर ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन होती थी, और उनकी बेस्ट यूटिलिटी सिर्फ ये होती थी कि कोई फार्मूला आप भूल जाएं तो उनमें से चेक कर लें। तो अब आपको फार्मूला शीट पूरी ICAP ने बनाई हुई है जो सबकी रिव्यूड है, हमारी भी, और वो फार्मूला शीट डिटेल्ड शीट है, उसमें सारे फार्मूलाज हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। यू हैव द फार्मूला शीट अवेलेबल, ताकि अगर आपको कोई फार्मूला मिस कर जाएँ तो आप रेफ़र कर सकें। तो अब ये ओपन बुक वाला ये पेपर, ओपन बुक चीज़ या 3 किताब साथ ले जाने वाली परमिशन ख़त्म हो गई है, जो कि मेरा ख़्याल है जिसकी कोई ख़ास यूटिलिटी भी नहीं थी, क्योंकि इतनी लग्जरी एग्ज़ाम में नहीं होती आपकी कि आप कहें अच्छा क्या आया है, फिर आप देखें क्वेश्चन बुक से निकालें और उसमें से कोई कॉपी करें चीज़। Any other question, my friends? जी बेटा, लेक्चर्स की आपको एक्सेस 6 चैप्टर्स पूरी की एक्सेस सारे स्टूडेंट्स को गिवन है, आप भी ले लें। 6 चैप्टर्स हैं पूरे, उनकी है, वो आप पूरे देखें, और संडे को इंशाल्लाह जब हम क्लास लेंगे तो फिर आप यू कैन आस्क दिस एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव। तो अगर किसी को भी कोई लेक्चर्स का इशू है तो मिस निमरा से या मिस किरण से वैसी ग्रुप में कांटेक्ट करें, दे वुड प्रोवाइड यू। ठीक है दोस्तों, सो वी विल मीट इंशाल्लाह ऑन संडे, एंड ऑल द बेस्ट। स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम टुडे, डू नॉट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, और मिलते हैं इंशाल्लाह संडे को।